नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी के इस यूट्यूब चैनल पर कि हम लोग हर हफ्ते वार्ता नई पीढ़ी के लिए में नई पीढ़ी से रिलेटेड या फिर कुछ नई न्यूज़ से रिलेटेड चर्चाएं करते हैं और उससे कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आता है। उस पर हम कमेंट सेक्शन में आपके जवाब भी जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम कुछ नए मुद्दे को लेकर आए हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं कैप्टन आर विक्रम सिंह सर, जो हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे। तो चलिए उनसे पहले उनका स्वागत करते हैं। कैप्टन आर विक्रम सिंह सर, आपका इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अनुभवी। तो इस बार का जो सबसे ज़्यादा मुद्दा जो इस समय हाईलाइट में रहा है वो भारत कनाडा को लेके है। अभी हाल ही में G20 समिट हुआ जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री शामिल भी हुए थे, जिसमें खासा उनका सोशल मीडिया पे उनके बेटे तक को लेके पूरी वीडियो भी वायरल हो गई थी। तो उस समय जो था वो सोशल मीडिया पे कनाडा पीएम लेके अलग इमेज बनी थी। और अभी क्या है कि वहाँ के जो पीएम ने एक ऐसा बयान दे दिया है खासकर खालिस्तानी को लेके। तो हम जानना ये चाहेंगे कि अभी जो मतलब एग्जैक्ट अभी G20 समिट के बाद लगातार ये चेंजेस आ गए, लगातार वो कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ बोले जा रहे हैं। और दूसरा जो चीज़ है, इसी मुद्दे में खालिस्तानियों की बात हो रही है। तो पहला तो हम चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पे बातचीत तो करें, लेकिन पहले हम खालिस्तानी का थोड़ा इतिहास जानना चाहेंगे जिससे हम लोग को ये भी पता चले कि खालिस्तान की शुरुआत कहाँ से हुई। जी सर, बताइए। ये देखिए, खालिस्तान की शुरुआत तो खैर अब वो एक प्रकार से कहा जाए कि एक गंगा सिंह ढिल्लन हुआ करते थे और एक जगजीत सिंह चौहान हुआ करते थे। ये सब बेसिकली कनाडा बेस्ड सिख थे। ये कोई नेता टाइप नहीं थे, ये बस कुछ इस प्रकार के लोग थे जो कि डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, जिनको कि कहीं पर कोई निशान नहीं बन पाया, कहीं कोई उपलब्धियां नहीं हुई, तो वहाँ जाकर के उन्होंने खालिस्तान की बात कहनी शुरू कर दी। हमें याद है कि जब मैं उस समय सेना में हुआ करता था तो खालिस्तान के नाम पर मजाक उड़ाया जाता था। कई बार हम लोगों के यहाँ ड्रामों वगैरह में जो सोशल गैदरिंग्स वगैरह होती थी उसमें खालिस्तान को लेकर के सरदार लोग खुद, जो हमारे सरदार ऑफिसर्स थे, वो खुद इसका मजाक उड़ाया करते थे कि खालिस्तान, क्योंकि ये एक असंभव सी बात थी, एक मजाक जैसी बात थी कि भाई खालिस्तान का क्या मतलब, भाई कहाँ बनेगा खालिस्तान, ये किस तरह बनेगा। अगर आप आधे से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान के पास है, लाहौर पाकिस्तान के पास है, ननकाना साहब पाकिस्तान के पास है, करतारपुर पाकिस्तान के पास है, तो ये एक हरमिंदर साहब हमारे पास अमृतसर में है, इसको लेकर के कोई ये सोचे कि नहीं साहब हम इसको खालिस्तान बना लेंगे, तो ये एक मूर्खतापूर्ण विचार था और इसके बारे में कोई तथ्य नहीं मालूम पड़ता था किसी प्रकार का। आज भी तथ्य नहीं है देखा जाए तो ये एक हवाई किस्म की एक योजना, जैसे हवा में एक किला कोई बना कर खड़ा कर दे, और जो लोग इसमें पैरवी कर रहे हैं उनकी बुद्धि विवेक के स्तर को क्या कहा जाए कि जो कि इस थ्योरी में, इस हवाई किले में विश्वास करने लगे, भरोसा करने लगे। अब ये कनाडा की ज़मीन पर इन असंतुष्ट ग्रुप के लोगों ने इसको एक स्वरूप दिया, एक नक्शा सा ही बनाया जगजीत सिंह चौहान वगैरह ने, यहाँ वहाँ घूम घाम करके। उस नक्शे में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था और भारत का दिल्ली तक का हिस्सा लेते हुए और राजस्थान तक का हिस्सा लेते हुए और जम्मू वगैरह सब शामिल करते हुए उन्होंने एक नक्शा सा बनाया। तो जाहिर है कि ये हंसने वाली बात है, मजाक की बात है। इसमें इशू में गंभीरता तब आनी शुरू हुई कि भाई ये तो बात बिगड़ गई है जबकि लाला जगत नारायण की हत्या हुई। तो जो उस समय हिंद समाचार के प्रधान संपादक थे और एक बहुत नोन नाम था, वो थे मेरे ख्याल से जलंधर या कहीं पर बेस्ड थे, वो एक सम्मानित पत्रकार रहे हैं, सम्मानित एक मीडिया हाउस रहा है हिंद समाचार। तो उनकी हत्या हुई इसी सब विवाद को लेकर के ज़बरदस्ती का। असल में ये खालिस्तान का इशू जो कभी मजाक के तौर से हुआ करता था, ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस की एक नेफेरियस कुटिल सोच की उपज रहा है और इसको ज़मीन पर उतारने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। इनका उद्देश्य यह था कि अकालियों को डिवाइड कर दें। अकाली दल जो कि सत्ता में लगातार पंजाब में चला रहा है, उसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर दें, किस तरीके से बांट दें। उसके लिए संजय गांधी, कमलनाथ और इनके कुछ और इस प्रकार के लीडर्स ने इसके बारे में सोचा कि इस प्रकार का एजेंडा हम लोग खड़ा करें जिससे कि अकाली दल दो फाड़ में बंटने के लिए मजबूर हो जाए, एक नरम दल हो जाए, एक गर्म दल हो जाए। तो गर्म दल ये होगा जो खालिस्तानी किस्म का। तो जब ये लोग बंट जाएंगे
तो हम बाकी हिंदू वोट और बाकी अपनी सिंपैथी के वोटों को ले करके हम पंजाब में सत्ता बना लेंगे। तो इतनी निकृष्ट कोट की, इतनी कुटिल विचारधारा को लेकर के कांग्रेस के लीडर्स चल रहे थे। उनको ये नहीं महसूस हुआ कि वो आग से खेल रहे हैं, और ये स्थिति कभी वोलेटाइल हो गई और किसी प्रकार के ग्रुप अगर असल में डेवलप हो गए तो क्या परिणाम होगा। और वही हुआ, और वही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक हवाई सी बात ज़मीन पर उतरी और उसने हिंदुओं की हत्या करनी शुरू कर दी। इसमें ISI का खेल आ गया, पाकिस्तान का खेल आ गया, और बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जो है गाड़ियों से उतार करके, बसों से उतार करके, पहचान करके उनकी हत्याएं होने लगीं। तो परिणाम इसका बुरा होना था, भयानक होना था। हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हुई, हिंदू समाज प्रतिक्रिया करना जानता भी नहीं है, और उतार उतार करके लोगों को मारा जाने लगा। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 20-22 हज़ार के आसपास उस पूरे दौर में हिंदुओं की हत्या हुई, मारे गए। और सिख भी पुलिस फोर्सेस के माध्यम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से सिख भी मारे गए होंगे, अच्छे खासे मारे गए होंगे, इसी के आस पास मारे गए होंगे। लेकिन उन जुनूनी लोगों को, जिनके मन में ये अजब किस्म का जुनून बैठ गया था, उनको ये था कि हम किसी तरीके से हम एक आज़ादी अपनी ले लेंगे, क्योंकि एक असंभव सा टास्क था, कोई भी स्टेट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी में एक भिंडरवाले को खड़ा किया गया कांग्रेस पार्टी के जरिए, और ज्ञानी जैल सिंह साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे उन शुरुआती दिनों में जो होम मिनिस्टर थे, तो इन लोगों का खड़ा किया हुआ ये सारा गेम है। और उसका परिणाम इस देश को बहुत भीषण तौर से भुगतना पड़ा, और इन लोगों की, खालिस्तानी टाइप के लोगों की एक स्वाभाविक शरणगाह कनाडा हो गया, और अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जहाँ पर कि ये आज़ादी से, खुली ज़बान से भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा कर सकते थे। तो जो एक वातावरण मिल गया, तो इस प्रकार के लोग वहाँ इकट्ठा भी होने लगे, और अभिव्यक्ति की आज़ादी और हर तरह के विचारों की आज़ादी का एंगल वहाँ चलता है उन वेस्टर्न कंट्रीज़ में। उसको लेकर के भारत को तोड़ने का ये एजेंडा वहाँ पर परवान चढ़ता रहा। अब भारत सरकार ने कनाडा को, मोदी सरकार ने आने के बाद, इससे पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए गए, थोड़े बहुत एफर्ट किए गए होंगे, लेकिन मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयास किया इस दिशा में कि भाई उनको लिस्टें दी, उनको बताया कि इनके खिलाफ ये मामले हैं, इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, इनको पकड़ करके हमको हैंडओवर कीजिए, इनके यहाँ केसेस हैं, मुकदमे हैं, और हमारे यहाँ वांटेड हैं। तो चूँकि भारत को वो लोग एक बहुत हल्के तरीके से लेते रहे हैं, ये देश जितने भी वेस्टर्न गोरी चमड़ी वाले एंग्लो सैक्सन किस्म के देश रहे हैं, जिन्होंने भारत के ऊपर शासन भी किया था, तो इनकी सोच में भारत एक उस तरीके का देश था जिसके ऊपर हम लोग शासन कर सकते हैं। गुलामी के दौर में ये तो हमारा गुलाम रहा है, ये हमसे क्या सवाल पूछेगा, ठीक है इनका मामला है, चल रहा है, चलने दीजिए, जब हमारा मूड आएगा तो हम उसको देखेंगे, कोई इस टाइप की सोच। अब सोचिए, जो एयरलाइन, इंडियन एयरलाइंस कनिष्का, जिसको कि इन्हीं सिख आतंकवादियों ने ब्लास्ट कर दिया था हवा में, मिड एयर, और उसमें से 327 लोग मारे गए थे। कनाडा के नागरिक थे, इंडियंस थे ज़्यादातर, उसमें कुछ विदेशी भी रहे होंगे, कुछ अमेरिकन नागरिक भी थे। तो उसके बारे में लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया कि कौन कौन लोग मारने वाले थे, और उसके बारे में बस जो कुछ केस मुकदमे वगैरह चलाए, उस एक आदमी पकड़ा भी गया, उसको एक बहुत हल्का सा पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया गया। और निज्जर का ही रिश्तेदार था वो, जिसके ऊपर ब्लेम आया भी है उसका। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कनाडा की सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने, इंग्लैंड वगैरह ने भी भारत को एक हल्के तरीके से लिया शुरू से ही, और भारत ने भी अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को असर्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया। ये एक कमज़ोर किस्म का देश बना रहा, एक बेचारा किस्म का देश, कि किसी तरीके से जो कि अपनी हीन भावना को साथ लिए घूमता था कि भाई हम जो है अच्छे लोग हैं, हमको यही मान लो कि हम बड़े अच्छे और बड़े शरीफ लोग हैं, शरीफ देश हैं, अच्छे लोग हम लोग किसी भी चीज़ पे जिद नहीं करते, जो कुछ कोई समझाता है मान जाते हैं, और ख़ास करके आप लोग। तो इस तरीके से, इस मानसिकता के चलते भारत चलता रहा कांग्रेस के रजीम में। वो एक कायरता की प्रतिमूर्ति बना हुआ है, एक बेचारगी का भाव लेकर के देश चलता रहा। ये तो अब है 2014 के बाद से जो ताकत आनी शुरू हुई, शक्ति आनी शुरू हुई है भारत में, मोदी जी के आगमन के बाद से, शुरुआती 2-1 वर्षों के बाद फिर भारत ने अपनी शक्ति को महसूस करना शुरू किया।
तो G20 से पहले इसके बारे में काफ़ी कुछ हो चुका था और कनाडा और ट्रूडो सरकार बहुत अच्छी भूमिका में नहीं अपने को दिखा पा रही थी भारत में। उनकी दूसरी मजबूरी ये पड़ गई कि एक खालिस्तान समर्थक वहाँ जो न्यू लिबरल पार्टी है उसके 25 सांसद हैं। जब इन्होंने दोबारा चुनाव 2021 में कराया ट्रूडो ने, तो उनको उम्मीद थी कि हम इस डिपेंडेंस से मुक्त हो जाएंगे जो कि इस पार्टी के ऊपर जो निर्भर हो रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। लेकिन वो उल्टा हो गया, 2 सीटें और कम हो गई इनकी, और उस सरदारों वाली पार्टी है उनकी 1 सीट और बढ़ गई, 24 से 25 पे हो गए वो। तो इनकी डिपेंडेंस उस पार्टी पे बढ़ गई। अगर इनको कनाडा की जनता ने प्रॉपर सपोर्ट दे दिया होता और ये 170 सीटें पा गए होते, उससे ऊपर पा गए होते, तो उनकी इंडिपेंडेंट सरकार होती, फिर उनके सामने ये खालिस्तानी दल का सपोर्ट लेने की आवश्यकता ना पड़ती और उनकी राजनीति फिर दूसरी होती, डिफरेंट होती। लेकिन अब लोकतंत्र की मजबूरियां भी उनके सामने हैं, उन्हें सत्ता में सरकार चलानी भी है और वो विड्रा कर लेंगे तो हमें फिर दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसके तहत भी हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों की एक ये बाध्यता हो गई कि भाई उनका समर्थन लें। उनका समर्थन अगर लें तो हम खालिस्तान के समर्थक बने रहें एक तरीके से पीछे से ही, और उनको लिबरल्स और आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। इस प्रकार का उनके ऊपर एक मोटिवेशन भी था कि हमें अपने को बचाए रखने के लिए। तो अब ये उनके सामने, ट्रूडो के सामने ये मजबूरी भी आ गई अपनी सरकार को ज़िंदा रखने के लिए। तो खालिस्तानियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना उनके लिए संभव ही नहीं था। अब जितने ड्रग स्मगलर्स हैं बहुत बड़े पैमाने पे, ये सब वहाँ पर शरण पाए हुए हैं और वहाँ पर इनके गैंगवार चलते हैं, आपस में जंग चलती है। वहाँ से एक्सटॉर्शन मनी वो इकट्ठा करते हैं टेलीफोन करके और खबरें भेज करके और हत्याएं करके भी। अभी हमने देखा कि मूसेवाला की हत्या हुई पंजाब में। इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं करके लोग एक्सटॉर्शन करते हैं पैसे का। तो ये गैंग कनाडा में चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं बड़े कायदे से। तो अब इसको अगर देखा जाए तो अब उसी बैकड्रॉप में ये स्थिति आती है जबकि ट्रूडो साहब यहाँ आते हैं और मोदी जी से बात होती है। उससे पहले निजर की हत्या हो गई थी जून में। मैं समझता हूँ कि जून के मिड जून में किसी तारीख को उसकी हत्या हो जाती है और उसके बारे में जांच पड़ताल चलती है और ये बात आती है काफ़ी हद तक उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत कि गैंग वार में ये मारा गया है। गुरुद्वारे पे कब्जे का भी झगड़ा एक सामने आया। एक रिपुदमन सिंह मलिक हुआ करता था, वो भी माफिया टाइप का था वहाँ पर, जो कि उस गुरुद्वारे का सरदार था, अध्यक्ष था। सरे का गुरुद्वारा, न्यू क्या उसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया सरे का गुरुद्वारा, तो वो उसके कब्जे में था। उसके कमांड गुरुद्वारे जो है एक माफियागिरी का केंद्र इसलिए बन जाते हैं, वहाँ चढ़ावा जो आता है उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो अब उसका परिणाम ये हुआ कि निज्जर की हत्या हुई, बात लगभग गेस यही था कि इस प्रकार की हत्या हुई है। और हमारे यहाँ अपने देश में थोड़ा सा ये होता है कि करो इतना सा गाओ इतना। यहाँ के हमारे बहादुरों ने उसका श्रेय लेना शुरू कर दिया कि अरे राह ने मार दिया, इसने मार दिया, उसने मार दिया। तो हमारे यहाँ जो इस बीच में कई जगहों पर आतंकवादियों की हत्याएँ हुई हैं, जिस भी कारणों से हुई हो, उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, हो सकता है भारतीय एजेंसीज ने कहीं किसी को शहदी भी हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ये तो होता रहता है, दुनिया में होता रहता है। जैसे अफ़गानिस्तान में किसी की हत्या हो गई, किसी की पाकिस्तान में हो गई। लेकिन मोस्टली उम्मीद यह है कि भारतीय एजेंसियों का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कभी। वो भी हमारी एजेंसियां भी हमारी ही भारत अपने देश के नेताओं की कायरता की सोच के साथ ही चलती हैं। तो वो कोई अलग नहीं चलती, वरना उन्होंने बहुत कुछ काम किए होते। उन्होंने कभी इस प्रकार के काम धाम किए नहीं। तो अचानक वो जग करके सशक्त होकर के हनुमान जी की तरह हर जगह जो है बदला लेना शुरू कर देंगी, ऐसा भी नहीं संभव लगता। क्योंकि जब आपका माइंडसेट दूसरा रहा है, हमेशा से पॉलिसी दूसरी रही है, तो अचानक आप खड़े होकर के बहादुर नहीं हो जाएंगे। तो ये क्योंकि आपका सेटअप ही उस लिहाज से नहीं बना हुआ है। आप इजराइल नहीं, आप मुसैद नहीं हैं। तो अब इसको इस तरीके से हम देखें तो अब उस घटना के बैकड्रॉप में ये कहा जाने लगा कि ये भारत ने कराया है। अब उनको अपने यहाँ खालिस्तानियों को खुश करना था। चुनाव आने की संभावना वहाँ बन रही है कि ये बेंच मार्क उस पर क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन पर बैठी हुई सरकार, हमेशा उसको डर रहता है कभी भी चुनाव का सामना फिर करना पड़ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि इस बार जो अगला चुनाव आने जा रहा है, जब भी आएगा वो तो उसमें इन खालिस्तानियों को अपने साथ रखा जाए। और इस प्रकार का इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया खालिस्तानियों के प्रति लगाव का, कि जिससे कि वो जो खालिस्तानियों की पार्टी है, नियो लिबरल पार्टी,
जिसका कि अध्यक्ष जगमीत सिंह है। तो सिख, कनाडा के सिख, उसको छोड़ करके इसको वोट दे दें, क्योंकि हम तुम्हारे ज़्यादा सगे हैं, हम तुम्हारे इन अपराधियों को ही बचा रहे हैं, हम भारत के साथ मोर्चा लगाए हुए हैं, भारत से भी हम लड़ने की स्थितियों में, हम तुम्हारे लिए भारत से भी इतने बड़े देश, इतना शक्तिशाली देश अब होता चला जा रहा, उससे मोर्चा लगाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो इस प्रकार का उन्होंने प्रदर्शन करने का शुरू किया कि जिससे कि खालिस्तानियों का जो वोट है वो उसकी जगह पर हमें मिले। तो ये इनको एक रास्ता लगा होगा, ये कोई ओपन बात नहीं है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से इतना अधिक प्रो खालिस्तान होने के पीछे उनका मोटिवेशन ये हो सकता है। तो उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया भारत के ख़िलाफ़ भी, और उसके बाद निज्जर के मामले में उन्होंने बयान भी दे दिया कि इसमें भारत सरकार की एजेंसीज़ का हाथ है। अब इनको जो भी सूचनाएं जहाँ से मिली हो, अमेरिका से मिली हो, 5i एक इन लोगों का सिस्टम है बहुत पुराना, जिसके तहत इनको सूचनाएं मिलती हैं, इकट्ठा होती हैं, जो दुनिया भर में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि गोरे देश हैं, गोरे उस प्रकार के गोरे देश जो कि दुनिया के शासक वर्ग की भूमिका में रहे हैं। तो उन्होंने आपस में, चूँकि बहुत सगे हैं ये लोग, सगे भाइयों की तरह हैं, इसलिए आपस में सूचनाएं शेयर करते हैं। तो 5i के तहत यह है कि उन्होंने जो दुनिया भर में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके तहत कहीं से कोई टेलीफोन लिंक वगैरह मिला होगा, कहीं से कोई टेप हो रहा होगा, उसके ज़रिए इनको ये लगा कि इसमें भारतीय एजेंसियों का, हमारी एम्बेसी का हाथ है। जो भी बात हो, कोई क्लियर कट बात नहीं आई है, लेकिन ये बात इन्होंने जो कहा कि हमने ये एविडेंस हमको मिले हैं और हमने शेयर किया भारत सरकार के साथ, वो एविडेंस जैसा नहीं है जो भी उन्होंने दिया, वो शायद टेप टाइप की कोई सूचना है, बस और कुछ नहीं। दूसरी बात, आप टेप कर भी नहीं सकते, वो एविडेंस के तौर से इस्तेमाल हो भी नहीं सकता। हमारे एम्बेसडर्स या जो राजनयिक स्टाफ है, उनके खिलाफ कोई टेप जैसी कार्रवाई आपने किया तो वो एडमिसिबल है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें होते हुए बात ये हुआ कि अब संबंध में भारत के बिगड़ने शुरू हो गए। जब आपने सीधे आरोप लगा दिया, भारत सरकार ने जो दुत्कार करके मना कर दिया कि नहीं, कतई नहीं, इसको बिल्कुल अस्वीकार है, पूरी तरीके से अस्वीकार है, तो उन्होंने इसके साथ हमारा राजनयिक हटाया, हमने भी राजनयिक हटाया और साथ ही साथ वीज़ा पर रोक लगा दी, कनाडियन वीज़ा। अब ये वीज़ा पर रोक लगाना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। उनको लगा कि जितना हम कर रहे हैं उतना वो करेंगे, उसी लिहाज से चलता रहेगा। और साथ ही साथ ये भी हो गया कि भाई जितने हमारे हैं स्टाफ उतने ही आप रखिए, उससे एक्स्ट्रा मत रखिए। और कनाडा का स्टाफ जो यहाँ पर था वो हमारे कनाडा के स्टाफ की तुलना में 2.5 गुना था। अब उनके सामने ये समस्या आ गई कि भाई जो एक्स्ट्रा स्टाफ है इसको हम वापस भेजें। तो ये बहुत सा काम जो यहाँ पे वो फैलाए हुए थे, जिस भी तरीके से फैलाए हुए हों, बहुत से इनके इस प्रकार का स्टाफ, उसको वापस जाने की नौबत आ रही है, हो सकता है वापस जाना शुरू भी हो गए हों। तो इस तरीके से ये सिचुएशन बिगड़ी और बिगड़ती चली जा रही है। आज की का डेवलपमेंट ये है कि हमारे जयशंकर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, एंटोनी ब्लिंकन से मिले हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने पहले तो कहा था, बयान दिया था कि भारत सरकार को चाहिए कि कनाडा के इस आरोप की जांच पड़ताल में सहयोग करे। तो उन्होंने एक तरीके से इशारा किया था कि हम कनाडा के इस आरोपों को भी गंभीरता से लेते हैं, उसका हल्केपन से नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने भारत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, जो भारत ने उसको ठेंगा दिखा दिया, मना के कुछ नहीं, एविडेंस अगर आप देंगे तो उसके बारे में हम सोचेंगे, नहीं तो नहीं। हम इस बात को खारिज करते हैं, पूरी तरीके से खारिज करते हैं इस आरोप को। तो ब्लिंकन को भी खास भाव नहीं दिया, लेकिन आज जो वार्ता हुई है उसमें ये कहा तो गया है कि इसके बारे में, निज्जर के केस के बारे में बात हुई है, एक अखबार ने कहा तो है, लेकिन जो उसके बाद जो जारी हुआ है संयुक्त बयान, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, इस निज्जर वाले मामले का। कनाडा ने जो भी बयान दिया है वो उनका ये कहना है, अब वो कुछ नीचे आ गए हैं, कुछ घुटनों पर आते हुए दिख रहे हैं कि भारत एक उभरता हुआ देश है, आर्थिक पावर है, बड़ी शक्ति है भारत, और हम भारत से हम संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, हम नहीं चाहते किसी प्रकार का संबंध भारत के साथ बिगड़े हमारा। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संबंध पूरी तरीके से सामान्य हो जाएं। और इस मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये तो उनको बयान देना ही था कि चूँकि इस बात का ये उनका कमिटमेंट है, लेकिन उन्होंने अपनी इस बात से, जो कि एक हाई लेवल का बयान जो उन्होंने जारी करना शुरू कर दिया था, जैसे कि भारत की नहीं कोई परवाह नहीं है,
अब उन्हें भारत की चिंताएं हो रही हैं, उनका बिजनेस अफेक्टेड हो जाएगा। वहाँ रेजिडेंट हमारे 5-6 लाख के आसपास रेजिडेंट्स हैं। अगर वो वीज़ा के तौर से ये समस्या चलती रही तो आगे चल कर के कनाडा के जो नागरिक बनेंगे उनके लिए भारत आना मुश्किल हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स अगर वो नागरिकता वहाँ की स्वीकार करते हैं तो भारत का फिर मुँह नहीं देख पाएंगे, कभी यहाँ पे उनकी वापसी हो ही नहीं पाएगी किसी भी तरीके से, अगर ये इशू भारत और कनाडा के बीच का चलता रहा तो ये है। दूसरा ये कि फिर ये जो वहाँ पर स्टूडेंट जा रहे हैं और जाने वाले हैं, क्योंकि ये उनकी इकनॉमी का एक अच्छा खासा इनकम का माध्यम है। ये उनका जो सिस्टम चलता है, एजुकेशनल सिस्टम जो चल रहा है, वो भारत के 7 लाख स्टूडेंट एक बहुत बड़ी संख्या है, 6-7 लाख जो वहाँ पर रहते हैं। तो और इससे उनकी आमदनी है और भारत के साथ उनका एक लाइजन बहुत अच्छा बना हुआ है और ज़्यादातर उसमें 50% से ऊपर पंजाब के हैं। तो वो जो एक चल रही है पंजाब और भारत का एक पंजाब और कनाडा का एक रिलेशनशिप जो उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी एक खाद पानी दे रहा है, तो उससे वो कट ऑफ होने लगेंगे। तो ये है, तो उनके जो वोटर्स हैं फिर वो न्यूट्रल होकर के खालिस्तानी आइडियोलॉजी से हट करके विरत होकर के जब सामान्य भारतीयों की तरह हो जाएंगे तो उनको हैंडल करने के लिए फिर दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। अभी तो खालिस्तान का नाम लीजिए, वो सब आपके साथ खड़े हैं खालिस्तानी, तब ये स्थितियाँ नहीं होंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये मामला रफा दफा हो करके और ये स्थितियाँ पहले की तरह सामान्य स्वरूप में आ जाएं। तो ये आज तक की प्रोग्रेस ये है। अब इसमें देखो आगे क्या होता है, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर हैं। सर, कनाडा की बात चल रही थी तो आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा है, शायद आपने देखा हो, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है लगातार। इंडिया में अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, क्रिकेट मैच होने वाला है, तो ये 5 अक्टूबर को है। तो उससे रिलेटेड खालिस्तानी के लीडर का बयान आया है कि ये मैच को हम नहीं होने देंगे, जो करवा लो। तो आपको नहीं लगता ये जो ग्रुप होते हैं जैसे खालिस्तानी ग्रुप है, इसके पहले जैसे सिद्धू मूसेवाला की आपने बात की, सिद्धू मूसेवाला की जब डेथ हुई थी तो कई ग्रुप सामने आए थे कि ये मैंने मारा, तो आपको नहीं लगता है कि जैसे खालिस्तानी ग्रुप है वैसे ही ये जो इस टाइप के ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं खौफ का माहौल असल में पैदा करना चाहते हैं और खुद को मतलब ऊंचा दिखाने के लिए खौफ को प्रेरित करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसके लिए हमारी सरकार को या हमारे प्रशासन को क्या करना चाहिए? हाँ, वो ठीक बात है, ये सब बातें चलती रहेंगी। ये एक लाइट तरीके से इन अपराधियों के स्तर के द्वारा की गई बातें हैं और हमारा मीडिया जो है थोड़ा सा वो सेंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को उठा लेता है और बड़ा बड़ा करके दिखाने लगता है। अब कोई कह रहा है कि हम उसको वर्ल्ड कप होने नहीं देंगे। अब ये किसी एक नासमझ किस्म के आदमी के द्वारा कहा गया बयान होगा, वरना वर्ल्ड कप रोकने की क्षमता आप में कहाँ है, किस में है भाई क्षमता, आप क्या कर लेंगे उसमें। लेकिन एक बयान आ गया तो उन्होंने उछाल दिया उसको और एक दूसरा एंगल कुछ दिन तक अखबार में चलेगा और उसके बाद वो डाई डाउन हो जाएगा, फिर कोई नया बयान आ जाएगा। तो इस तरीके से इन अखबारों का और इन मीडिया चैनल्स का, खास करके जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका पेट भरता रहता है, कोई न कोई समाचार इनको चाहिए। तो कहीं से भी कोई चीज़ उड़ेगी उसको ये लेकर के उड़ जाएंगे, उसको बड़ा सा बना देंगे। इन सब चीज़ों में, इन फालतू किस्म की बातों ने हमने मार दिया, उसने मार दिया। जैसे लॉरेंस बिश्नोई, उसने कहीं बयान दिया कि हमने जो है ये जो दूसरी जिसकी वो क्या नाम है, सुखा, जो उसके बाद एक मारा गया ड्रग स्मगलर वहीं कनाडा में, उसके बारे में ज़्यादा शोर नहीं बचा। उसके बारे में कनाडा कुछ नहीं बोल रहा है कि हमारे नागरिक की हत्या हो गई। तो वो उसने सीधे सीधे ऑन अप किया, वो हमारी जेलों में बंद है, कहते हमने मरवाया। अब उसके बारे में उन्हें नहीं तकलीफ़ हो रही है वहाँ पर, जबकि वो भी अगर आपका नागरिक है तो उसकी भी हत्या हुई है। जिस तरीके निज्जर की हत्या हुई उस तरीके उसकी भी हत्या हुई। ये गैंगवार में मारा गया और वो किस में मारा गया, वो भी गैंगवार में ही मारा गया होगा। और कौन सा उपाय, जब इसी आदमी ने रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या कराई थी, पहले उसकी हत्या हो चुकी है, तो उसका जो गैंग है, उसके जो लोग हैं वो बदला नहीं लेंगे। तो गैंगवार में ये तो होता ही है, सामान्य प्रक्रिया है। तो आपने मरवाया उसको, उसने तुम्हें मरवा दिया। सबसे लॉजिकल जो है, प्लॉजिबल थ्योरी यही है कि रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के बाद उसका रिटेलिएशन है ये, क्योंकि वो भी गुरुद्वारे का प्रबंधक था, वो इसी गुरुद्वारे का, सराय गुरुद्वारे का। तो अब ये है, लेकिन अब आप भारत के साथ पंगा लेना चाहते हैं और किसी एजेंडे के तहत, तो ठीक है, आप ले रहे हैं। अब आपको अपनी औकात का पता लग रहा है कि दुनिया में किस तरीके से आप एक विलेन होते चले जा रहे हैं और कोई आपके साथ खड़ा होता हो, बस वही 5 जो कंट्रीज़ हैं आपके बिरादर,
उनके अलावा दूसरा कोई आपके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, तो फिर ये है। तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हमको लगता है गलती हो गई, और पॉलिटिक्स भी ख़त्म होती जा रही है और उनकी आलोचना ही बहुत होनी शुरू हो गई, प्रेस मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया। तो अब उसको जो है रिकवर करने की, अपनी जो ज़मीन लॉस्ट हो चुकी है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए उसमें कितना सफल हो पाते हैं। अनुभव ये था हमारा इस ट्रूडो, कनाडा और खालिस्तान के इशू को लेकर के एक त्वरित टिप्पणी। तो चलिए, जो हमारे श्रोतागण हैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस बात को एक सरल तरीके से हमने बताने की कोशिश की। और भी इश्यूज़ थे हमारे पास, भारत पाकिस्तान के इश्यूज़ थे, और नूपुर शर्मा की संभावनाओं के बारे में हम लोगों को बात करनी थी। अभी हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही नई पीढ़ी पे हमारे साथ जुड़े रहें और हम हर हफ्ते कुछ नए मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे मुद्दों से रिलेटेड अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।